नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। उम्र के दो अहम पड़ाव, पहला निवेश और रिटायरमेंट। दोनों ही पड़ावों के अलग अलग लक्ष्यों के अनुसार प्लानिंग करना जरूरी है। आज बताएंगे क्या रहे पहली और आखिरी सैलरी का सही इस्तेमाल। इस बेहद ही खास चर्चा में हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर आज हमारी चर्चा रहने वाली है और उसके लिए कैसे रही आपकी वेल्थ की प्लानिंग। 30s मोस्टली हम में से जो कई जो पहली सैलरी वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कि पहली सैलरी से ही पहला निवेश करने की शुरुआत करें, पर जो इम्पोर्टेंट कुछ हमारे 30s के जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य होते हैं, क्षितिज मैं आपसे समझूं पहले, तो वो क्या रहते हैं, कितना डिफरेंट रहता है ये आगे आने वाले स्टेजेस से? 30s की प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट मानी जाती है? नमस्कार स्वाति एंड बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है आज की जनरेशन के हिसाब से बिकॉज देखिए हमारे और आपके टाइम में एक बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए सैलरी जरूरी थी। आज की डेट में एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए ज्यादा जरूरी है एंड ये बहुत इवॉल्व और स्मार्ट जनरेशन है एंड आई थिंक कुडोज टू दिस जनरेशन। ये इन्वेस्ट करना चाहती है फ्रॉम द डे वन। नॉट ओनली की दैट जॉब में आए हैं इसलिए कर रहे हैं बट अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है जब वो अपना अर्न करना शुरू करते हैं उनको जो करना चाहिए, बाकी इट डिपेंड्स करता है डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों में वो कैसे कर रहे हैं। उनको सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट पार्ट सॉर्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ भाई हम क्या करते हैं। हम अपने एक्सपेंसेस की बात करते हैं। फर्स्ट सैलरी तो मैं ऑब्वियसली कहूंगा आप फर्स्ट सैलरी लेके जा रहे हैं, आप फर्स्ट सैलरी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए, कुछ डोनेट कीजिए, अपने 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 पेरेंट्स के लिए कुछ लेके जाएं, अगर कोई सिबलिंग्स हैं उनके लिए कुछ लेके जाएं। बट यस, सेकंड सैलरी ऑनवर्ड्स आप श्री गणेश करें और उसके साथ आप एक 15 to 20%, एटलीस्ट 20% एलोकेशन आप एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। और वो इसलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट के इस पूरे पूरी गेम को समझ जाएंगे उतना ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी हमारा ये भी लॉन्जिविटी नहीं है कि कितने साल तक आप जॉब करेंगे और पेंशन का कोई लॉन्जिविटी नहीं है। इसलिए वैल्यू ऑफ मनी समझने के लिए अर्ली स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 पैरामीटर्स है स्वाति, या तो आपके पास बहुत सारी राशि हो, या आपके पास बहुत सारा समय हो, या आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि इनमें से अब जो यंगस्टर्स हैं उनके पास समय है और आज इंडिया की मार्केट ऐसी है जहाँ पे आप अच्छे कैपिटल को यूज कर सकते हैं। तो किसी की कम सैलरी भी है, मान लीजिए वो 20,000 25,000 की आय से भी शुरू कर रहा है, वो भी आज अगर यंगस्टर है तो उसके पास समय भी है और इंडिया में रिटर्न बनाने की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। तो दो चीजें आपकी तरफ हैं, अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो आप सॉर्टेड हैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। बिल्कुल। तो 30 की उम्र की प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो आपका एक बेस तैयार करती है आपके रिटायरमेंट के लिए, मतलब आपके 60 जो साल की उम्र होती है उसके लिए। पर जो 60 साल की उम्र की प्लानिंग होती है वो कितनी डिफरेंट होती है? मैं ऋषिकेश आपसे जानना चाहती हूँ, उम्र के इस पड़ाव की प्लानिंग में क्या खास होता है? मोस्टली हमारे जो बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं 30s में जो हम सेट करते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग की होती है, वो रिटायरमेंट प्लानिंग पर आने के बाद के अगले पड़ाव की हम बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग एट 60 कितनी डिफरेंट और क्या खास उसमें? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। जब उम्र 60 हो जाती है तो ज़िंदगी चली जाती है पैसा कमाने में। अभी वो समय आ जाता है कि पैसे ने काम करना चाहिए ताकि आपको कमाई करा के दे सके पैसा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि निवेश करने के लिए एक लक्ष्य रखना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर हमने देखा है कि रिटायरल्स मिलते हैं या कुछ बोनसेस मिलते हैं या वीआरएसेस मिलते हैं। एक हेफ़्टी अमाउंट क्रेडिट हो जाती है आपके अकाउंट में। और जब ये हो जाता है तब सबसे पहले आपने को हमको देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे लक्ष्य के अनुसार हमने एसेट एलोकेशन किया है कि नहीं। अगर हमने इक्विटी में निवेश किया है या डेट में निवेश किया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है, 50-50, 60-40 उस प्रमाण का एलोकेशन इस उम्र में करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेट का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और एक बार एसेट एलोकेशन हो जाए, तो उसके बाद जो हमारा
आता है, जो हमारी राशि आती है, एक रिटायरल आता है या वीआरएस आता है, तो वो जो पैसे हैं, जहाँ पे भी गैप है, भले वो इक्विटी में हो या डेट में हो, वहाँ पे निवेश करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है कि ये समय 60 साल की उम्र ये समय है जब आपको पोर्टफोलियो पैसा देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप विथड्रॉल करते रहते हो, तो आपको एक राशि डेट में रखना बहुत ज़रूरी। कितनी राशि डेट में रखना ज़रूरी है? उतनी राशि डेट में रखना ज़रूरी है ताकि आपके 2 साल के एक्सपेंसेस, खर्चे निकल पाएँ। तो आप डेट में निवेश करके रखो, उतनी कम से कम उतनी राशि निवेश करके रखो, बाकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। और फिर डेट में निवेश करने के बाद एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान करके एक प्लान आता है, वो एक्टिवेट करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में हर महीना दर महीना एक एक राशि क्रेडिट होती जाएगी। तो ये अप्रोच रखना चाहिए हमारे निवेशकों ने जिनकी उम्र 60 या उसके ऊपर है। बिल्कुल, तो एक एसेट एलोकेशन का ख़्याल रखिए, कुछ अमाउंट आपको डेट में रखने की ज़रूरत है, आपको एसडब्ल्यूपी से रेगुलर आय लेने की ज़रूरत है। ये 60 साल और 60 साल के बाद की जो प्लानिंग है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ फ़र्क होते हैं प्लानिंग एट 30 वर्सेस प्लानिंग एट 60 के। हम एक बार फिर से प्लानिंग एट 30 आते हैं। क्षितिज, जब जो लोग 30 में अपने 30s में हैं, लेट 30s में, स्टार्टिंग 30s में, किसी भी उम्र में ही क्यों ना हो, जो कि शायद अपने निवेश की शुरुआत कर रहे हों, कई लोगों ने तो शुरू भी कर दी होगी, उनके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको लगता है कि इस स्टेज पर सही रहते हैं? सो स्वाति, बिकॉज यंग है, आपके पास टाइम हराइजन लंबा है, आपके गोल प्लान्स पे अभी ज़्यादातर गोल प्लान्स पे समय है आपकी तरफ, रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, और नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं अपना एपेटाइट, और कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई थिंक अंडरलाइंग एसेट में इक्विटी म्यूचुअल फंड आप मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो कर सकते हैं, जहाँ 80% तक आप इक्विटी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। जिन लोगों को समझ है स्टॉक्स की, वो स्टॉक्स ले सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास राशि ज़्यादा है, वो पीएमएस या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ले सकते हैं। बट ब्रॉडली आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स 75-80% तक का पोर्टफोलियो में आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रोथ के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स की समय है। सो वो आप फंड्स ले सकते हैं। साथ में डिपेंडिंग ऑन थोड़ा पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए गोल्ड हर के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो 7 to 8% और मैक्सिमम अप टू 10% आप गोल्ड ले सकते हैं। साथ में आप कुछ रीट्स ले सकते हैं, जो लिस्टेड रीट्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो आपके पास ऑप्शन हैं, वो ले सकते हैं। तो ब्रॉडली इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि दैट अगर लमसम राशि अगर आप कर रहे हैं तो उसे स्टैगर में करें। अदरवाइज आप एक डिसिप्लिन डिफाइन करें मंथली बेसिस पे, जिसको हम अपने म्यूचुअल फंड की भाषा में सिप बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक एक राशि डिसाइड करें और उसको 4 से 5 फंड में आप डिवाइड करें, और हर महीने वो पैसा आप सिप के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्ट करें। और जो डेट का भी एलोकेशन है वो थोड़ा टैक्टिकल रखें। जैसे आज गिल्ड फंड में आप एलोकेशन ले सकते हैं डेट का। अदरवाइज आप बेट का एलोकेशन आप बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू प्ले कर सकते हैं, जहाँ फंड मैनेजर के ऊपर है वो कितना इक्विटी और डेट के बीच में मूव कर सकता है। इक्विटी में भी स्वाति, डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट आप डिसाइड कर सकते हैं, और आपकी गोल की भी मैच्योरिटी क्या है। आप लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के बीच में भी डिसाइड कर सकते हैं, जितना आप इवॉल्व होते जाते हैं। बट येस, ब्रॉडली मिक्स ऐसा होना चाहिए आपके ओवरऑल फंड्स में, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप अदरवाइज भी एलोकेशन होती है। तो 50% लार्ज कैप, 30% mid cap, and at a maximum side 20% small cap allocation, not 20% small cap fund में allocation, but because आप बाकी फंड से भी allocation मिलता है आपको, तो ओवरऑल allocation ये एक सही allocation है, जहाँ पे आप एक अपने लिए पोर्टफोलियो अच्छा काम आउट कर सकते हैं। ओके। हाँ, ऋषिकेश, आपकी नज़र में जो हम 30s की बात कर रहे हैं, उसमें एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी में क्या रहे? इक्विटी डेट का एलोकेशन, और विद इन इक्विटी कौन से फंड्स आपको लगता है जो कि 30s में निवेश किए जा सकते हैं? स्वाति जी, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपके लक्ष्य के हिसाब से अगर आपका लक्ष्य करीबन 12-13% का है,
तो आपने 70-30 का प्रोपोर्शन रखना चाहिए। जहाँ पे 70% जो है, 70% जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए और 30% जो है वो डेट में जाना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य 11-12% के बीच में है, तो आपने 60-40 का एलोकेशन कर सकते हैं, जहाँ पे 60% आपका इक्विटी में जाता है और 40% डेट में जा सकता है। लेकिन मैं आगे चल के ये भी कहना चाहूँगा कि इक्विटी में अगर आप ज़्यादा निवेश करो, क्योंकि ये आप करियर चालू कर रहे हो 30s में, तो आप 80% तक एलोकेशन भी ले सकते हो। 20% आप डेट में रख सकते हो। डेट सिर्फ़ एक सिक्योरिटी और एक सेफ्टी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी 80% जो इक्विटी है, वो अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज़ में आप निवेश कर सकते हो। अगर फंड्स की बात करूँगा, तो कुछ फंड्स में कहना चाहूँगा। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक मल्टी कैप फंड है, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, क्वांट वैल्यू फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी। ये कुछ फंड्स के नाम हैं जो मैंने बोले हैं, जिसमें आप निवेश कर सकते हो इक्विटी के माध्यम से। ये संतुलन रखना बहुत जरूरी है। आप 80% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और 20% डेट में रख सकते हैं। डेट में भी आप अधिकतर आर्बिट्राज फंड्स में रखो, ताकि लिक्विडिटी आपकी काम आए, क्योंकि स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती। अधिकतर डेट के 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो स्टेबिलिटी लाता है या तो फिर लिक्विडिटी देता है। इस उम्र में थोड़ी लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेट में रखना चाहिए। और अगर आप आर्बिट्राज फंड्स में डालोगे, तो एसबीआई आर्बिट्राज फंड है, कोटक आर्बिट्राज फंड है, जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो, या गवर्नमेंट बॉन्ड गिल्ड फंड्स होते हैं, उसमें भी निवेश कर सकते हो। एब्सोल्युटली। तो निवेश की तो बात हुई, पर रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है 30s में, क्षितिज। इंश्योरेंस प्लानिंग हो गई, इमरजेंसी प्लानिंग हो गई, उसमें पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा हमें ऐड करना चाहिए, क्षितिज? बिकॉज निवेश से पहले ही भी एक स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट का, और वो भी 30s में काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर ज्यादा गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही स्वाति। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट तो बाद में आता है। पहले सबसे पहले जो भी अपना जॉब स्टार्ट कर रहा है, या अ, कोई फीमेल स्टार्ट कर रही है, उनको सबसे पहले अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। बिकॉज़ इवेंचुअली जो आप प्लान कर रहे हो कि मेरा इतनी राशि होगी इतने सालों के बाद और मैं सिर्फ करूँगा या करूँगी, वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप अपनी सेहत में बने रहेंगे, या आपका एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में रहेगा। तो आपको अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टर्म इंश्योरेंस चाहिए चाहिए। सॉरी। और आपको अपने प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए चाहिए। टर्म इंश्योरेंस हम नॉर्मली बोलते हैं आपकी जो भी आय है उसका 18 टू 20 टाइम्स, अगर सालाना आय आपकी मान लीजिए, महीने की आय आपकी कोई 30,000 के आसपास है और 3.6 लाख का आपका साल का आय है, तो उसका मतलब 20 टाइम्स आप मान लीजिए कम से कम आपको टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, और आपको हमेशा इसको स्टेप अप करते रहना चाहिए। और ब्यूटी ये है टर्म इंश्योरेंस की स्वाति, अगर आपने आज जो भी प्रीमियम बुक कर दिया टर्म इंश्योरेंस का, वो बढ़ता नहीं है, वो सेम रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, जब तक आप वो टर्म इंश्योरेंस मेंटेन करते हैं। तो वो टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, साथ में हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज कल को किसी कारणवश आपको कोई मेडिकल नीड की जरूरत हुई या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, और उस समय आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करनी पड़ेगी। तो उससे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, और जितनी यंग आप इन चीज़ों को लेंगे, उतनी जल्दी आप एक अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे, और साथ में आपका जो पोर्टफोलियो है वो शील्डेड रहेगा किसी भी तरह की किसी भी अनुचित कारण की अवस्था आने से। ये दोनों चीज़ें सबसे पहले आती हैं इन्वेस्टमेंट से। हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे तो मेरे से भी ये मिस हुआ, बट आई थिंक इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट से पहले आती है। ओके। तो रिस्क मैनेजमेंट को समझना, को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर आपके 30s के इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, बने रहिए हमारे साथ। आज बात हम कर रहे हैं उम्र के 2 अहम पड़ावों की प्लानिंग की। 30s और 60s में जो आप प्लानिंग करते हैं उसकी हम खास चर्चा कर रहे हैं, और कितना इम्पॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट आपके 30s में, इस पर हमने बात की। 60s में जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैं ऋषिकेश आपसे जानना चाहूँगी, कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है ही, पर जो कुछ रेगुलर आय के लिए जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, वो पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज होना चाहिए किसी की सीनियर सिटीजन के?
ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कुछ हिसाब तक ईपीएफ होना चाहिए, जो होता है आपका वो करीबन 5% से 10% तक होना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से इक्विटी और डेट में ही होना चाहिए, क्योंकि इजीली रिडीमेबल होता है। डेट जो होता है वो T+1 एक दिन में आपको पैसे मिल सकते हैं, इक्विटी जो है वो 3 दिन में आपको मिल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप अधिकतर डेट में निवेश करें। डेट में निवेश करना है तो सबसे सेफ क्रेडिट रिस्क के हिसाब से होता है गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स, जिसको हम गिल्ट फंड कहते हैं। तो उसमें निवेश करना चाहिए। टारगेट मैच्योरिटी पेपर्स होते हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं, जिसमें 2028 2029 के टारगेट मैच्योरिटी पेपर्स होते हैं, उस उन फंड्स में डालना चाहिए। उनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो रिस्क कम करने की बताता है कितनी रिस्क है उन फंड्स में, वो भी काफ़ी कम होता है। तो डेट में वहाँ पे निवेश करना चाहिए। 2 चीज़ें देखनी चाहिए जब आप डेट में निवेश कर रहे हो। सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि आप जितना डेट में निवेश कर रहे हो, क्या वो आपके 2 साल के एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है? अगर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर भी पैसे हैं, तो आप डेट में डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसके नीचे है, तो एटलीस्ट 2 साल के पैसे खर्चे वाले अपने बाजू में निकाल के रखनी चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा। ओके, बिल्कुल। ये रही रही तैयारी आपके लिए 60 के बाद आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। 60 के बाद क्योंकि इक्विटी की यहाँ पर चर्चा हुई है क्षितिज, इक्विटी का जो एक प्रोपोर्शन है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो आप कितना मानते हैं? बिकॉज़ यूजुअली कहा जाता है कि 60 के बाद आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, येट आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी चाहिए। तो एसेट एलोकेशन के लिहाज से वो इक्विटी का जो कंपोनेंट है वो कितना रखें, डेट को कितना बैलेंस आउट रखें, सो दैट एक सही संतुलित पोर्टफोलियो बने। सो स्वाति, देखिए, आपको रिटायरमेंट में सारा पैसा नहीं चाहिए, एंड मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि दैट आपको वेल्थ प्रिजर्वेशन का एक गोल होता है रिटायरमेंट के बाद से। एट द सेम टाइम आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी चाहिए। आज हमारी कंट्री में फूड इन्फ्लेशन 7-7.5% का है, तो उसको बीट करने के लिए आपको इक्विटी एलोकेशन पोर्टफोलियो में रखना ही पड़ेगा। ऑन अ कंजर्वेटिव साइड 50%, बट यस, इक्विटी में भी आप पोर्टफोलियो लार्ज कैपिश रखें अपना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन नहीं रखें। अगर आपका पुराना पोर्टफोलियो चल रहा है और उसने अच्छा यील्ड किया है, तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसे बैलेंस एडवांटेज फंड में कर सकते हैं, जहाँ पे एक फंड मैनेजर कॉल लेता है अपने एंड में कि कितना इक्विटी में रखना चाहिए, कितना डेट में रखना चाहिए। अदरवाइज 50% ओवरऑल पोर्टफोलियो में इक्विटी होना ही चाहिए, एंड बाकी का आपका डेट होना चाहिए, चाहे वो आप खुद मैनेज करें या बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी के थ्रू मैनेज करें। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको अपने पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट के बाद कम से कम 9-10% का यील्ड चाहिए। वो तभी आ पाएगा जब 50% इक्विटी रखेंगे। सो आज की डेट में देखिए, आप अगर 60 की एज पे रिटायर हो रहे हैं, एंड ऑन एन एवरेज आपका आपका जो शेल्फ लाइफ है इन ह्यूमन बींग्स का, वो बढ़ ही रहा है। सो आई एम सेइंग दैट इन फैक्ट आपको ये देखना है कि दैट आप कितना लंबा जी सकते हैं, उस हिसाब से आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है और इन्फ्लेशन मीटिंग रिटर्न जनरेट करने हैं। बट हैविंग सेड दैट, डजंट मीन कि रिटायर हुए तो आप सारा पोर्टफोलियो उठा के आप डेट में डाल दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप इक्विटी में रखें, और उसमें जैसे कि ऋषिकेश ने बताया कि आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप पैसा विड्रॉ करते रहें ऑन अ मंथली बेसिस पे। यू कैन डिसाइड आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, एज ए सैलरी लेना चाहते हैं उसको। क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो 9-10% से भी ग्रो कर रहा है, तो आप उसमें से 6-7% तक आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू ले सकते हैं। इनफैक्ट ब्यूटी ऑफ एसडब्ल्यूपी ये है स्वाति, की दैट आपका टैक्स भी आपका कम पड़ता है, बिकॉज वो फीफो की तरह निकलता है, प्रिंसिपल प्लस कैपिटल गेन। तो प्रिंसिपल पे कोई टैक्स नहीं पड़ता है, सिर्फ कैपिटल गेन पे पड़ता है। आई थिंक दैट स्ट्रेटजी जो है वही ठीक है। और कैसे फंड्स इक्विटी में खास तौर पर ऋषिकेश आप सजेस्ट करेंगे जो 60 के बाद किसी एक सीनियर सिटीजन के पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? इक्विटी में सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि जैसे क्षितिज जी ने बोला था कि सबसे पहले देखना चाहिए कि मार्केट कैप एक्सपोजर कितना है, और लार्ज कैप एक्सपोजर करीबन
50% होना चाहिए, मिड कैप करीबन 30% होना चाहिए और स्मॉल कैप करीबन 20% होना चाहिए। सर्वप्रथम ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 9-10 कैटेगरीज़ देखोगे जहाँ पे अल्फ़ा जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से जहाँ पे गुंजाइश सबसे ज़्यादा है कि अल्फ़ा आया हुआ है और आने की गुंजाइश ज़्यादा है, वो कैटेगरी सिलेक्ट करो। कुल मिला के 15 कैटेगरीज़ है, उसमें से 9-10 कैटेगरीज़ आपको चुननी है। उसमें से फिर हम सॉरी, उसमें से फिर हमको देखना है कि कौन से 9-10 फंड हमको जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछे तो मैं वो फंड्स बताना चाहूँगा। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी का है। कोटक मल्टी कैप फंड है, मल्टी कैप कैटेगरी का। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। क्वांट वैल्यू फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड है। ये कुछ इक्विटी फंड्स है जहाँ पे निवेश करना चाहिए, ताकि अगर इन फंड्स में निवेश करोगे तो आपका मार्केट कैप एलोकेशन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे पोर्टफोलियो बनाइए जो कि महंगाई को भी मात दे और आपको आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा भी प्रदान करे। तो हमने जाना पोर्टफोलियो में 30s के आपकी उम्र और 60s की उम्र में आपको कैसे बदलाव लाने चाहिए, कैसे प्लानिंग करें। चर्चा करने के लिए ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।